नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। बीपीएससी 68वीं बीपीएससी मेंस जीएस2 पेपर है। ये पेपर हो गया है। देखते हैं कैसे पेपर है, कैसा आया है सवाल, कैसे सवाल पूछे गए हैं और किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं। 69 बीपीएससी जो लोग दे रहे हैं थोड़ा सा सावधान सतर्क हो जाएं। ये 68 वालों के लिए तो बहुत ही टफ था पेपर, बहुत ही टफ था। मतलब जिस लेवल का पहले पूछा जाता था उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं रहा। इतना कठिन स्तर का इन्होंने पेपर बनाया है। ओके, तो जो 69 दे रहे हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि 68 बीपीएससी पहले हो गया, पैटर्न आपको पता चल गया है। थोड़ा सा सतर्कता से पढ़ना शुरू करें। 1-2 दिन में मैं यही ले आऊँगा कि कैसे क्या पढ़ना है, उस पर नहीं। इस पेपर में मुख्य खासियत क्या रहा कि 70 से 80% सवाल जो हैं वो आपका करंट से पूछा गया है। करंट अफेयर से उठा के कॉपी पेस्ट किया गया है सवाल बहुत सारे। स्टैटिक भी पूछा गया है तो उसको इस तरह से घुमाया गया है कि उसको आप समझ नहीं पाएंगे। एक सवाल है डीपीएसपी का, लेकिन पढ़कर आपको पता ही नहीं चलेगा डीपीएसपी का सवाल है। अभी मैं दिखाने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। 2 चीज़ें मायने रखती थी आज के पेपर के लिए। पहला कि समझ कितनी ज़्यादा है आपकी, पकड़ कितना ज़्यादा है जीएस के सब्जेक्ट पर और करंट के इशू पर। दूसरा, टाइम मैनेज कितना अच्छा से कर पाते हैं आप। टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे पेपर में। 3 घंटे के हिसाब से पेपर बहुत ही लेंदी और बहुत ही कठिन बनाया गया था। बहुत सारे सवाल लिखने थे और काफ़ी सोच समझ कर लिखने थे, ऐसे ही नहीं था। बहुत सारे मतलब फैक्ट्स और आंकड़े भी पूछे हुए हैं आप लोगों से। ओके, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या कठिन है तो तैयारी छोड़ देनी चाहिए। 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो जब उनके सामने कठिनाई आती है तो अपना बोरिया बिस्तर बांधा और निकल लिए। दूसरे होते हैं उसका सामना करते हैं। सिविल सर्विसेज में हैं तो आपको दूसरे तरह का व्यक्ति बनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते हैं आप, सर्वाइव ही नहीं कर सकते इस फील्ड में। ओके, इसलिए कठिनाई आई है, पेपर का लेवल बढ़ा है तो पढ़ने का लेवल बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? पढ़ने का लेवल बढ़ा लेंगे। बहुत सारे सवाल न्यूज़पेपर से डायरेक्ट उठा के जोड़ के स्टैटिक पोर्शन से पूछा गया है ना। पढ़ने का लेवल बढ़ा लेंगे। घबराना क्यों है भाई, सवाल तो पूछा गया है। हमारी तो आपके जैसे इंसान लोग इसको सॉल्व करके आए होंगे ना, तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। शॉर्ट आंसर देखते हैं। पहला सवाल क्या है, पहले खंड में पॉलिटी रहता था, उसमें पहला इन्होंने पूछा है डायनामिक सेक्युलरिज्म क्या होता है। ये बहुत ही अलग सवाल है, सेक्युलरिज्म नहीं पूछा इन्होंने। अगर आप सेक्युलरिज्म इसमें लिख कर आए हैं तो आप गलती करके आए हैं। डायनामिक सेक्युलरिज्म नाम से एक बुक आई थी कुछ दिन पहले, बहुत ही फेमस हुई है। डायनामिक सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन धर्म एंड साइंस टेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। क्या बोला मैंने? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन धर्म और साइंस टेक। एक विदेशी ऑथर की ये बुक आई थी, वहीं से उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी उठाया है। नहीं उठाना चाहिए था, नहीं पूछना चाहिए था। कितना डायनेमिक आप बनाओगे सिलेबस को, कोई तो सीमा रहनी चाहिए ना। एक आध सवाल आपको इस तरह के दिखेंगे आने वाले दिनों में भी अपने पेपर में, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया है। अगर नहीं आता है तो कुछ ना कुछ लिख के इसको छोड़ देना चाहिए था। मैं बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं होगा कि आप सेक्युलरिज्म लिख के आएंगे जिसमें आपको नंबर मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन धर्म और साइंस टेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी पर आधारित सवाल है। इस बुक में इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि धर्म और जो साइंस हैं ये एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। और इस सवाल में इन्होंने क्या बोला है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से। तो आपको क्या बताना था कि धर्म और साइंस जो हैं ये एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं। धर्म लोगों के नैतिक जीवन के लिए ज़रूरी होता है तो साइंस लोगों के भौतिक जीवन के लिए ज़रूरी होता है। समाज के लिए तो दोनों ही चीज़ ज़रूरी है, दोनों का ही समाज में रहना अनिवार्य होता है। सोसाइटी को बांधने में जितना धर्म का योगदान होता है, साइंस का योगदान किस चीज़ में होता है? सोसाइटी को डेवलप करने में होता है। ये चीज़ आपको साबित करना था इसमें। धर्मनिरपेक्ष, गत्यात्मक धर्मनिरपेक्ष, अभी टर्मिनोलॉजी कुछ दिन पहले फेमस हुई है, उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल था। इस सवाल को सेक्युलरिज्म में लिखकर अगर आप आए हैं तो बिल्कुल ही अलग वो लेवल था सवाल का। सेक्युलरिज्म बिल्कुल अलग होता है, डायनामिक सेक्युलरिज्म बिल्कुल अलग टर्मिनोलॉजी है, कुछ दिन पहले से चर्चा में है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। ये आपका स्टैटिक पोर्शन से पूछा गया है।
और ये कहाँ से पूछा गया है? लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ते होंगे, या एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा, या वो सब छोड़िए, अगर न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको रीजनल पार्टीज़ की क्या भूमिका है भारतीय राजनीति में उसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर बिहार के हैं तो आपको रीजनल पार्टी के बारे में तो पता ही होना चाहिए। 85 ईस्वी था लास्ट जब जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। उसके बाद से कोई नेशनल पार्टी की सरकार बिहार में पूर्ण रूप में नहीं बन पाई है, हमेशा क्षेत्रीय पार्टी की सरकार रही है बिहार में। इन्होंने पूछा भारत में क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका। इंग्लिश हिंदी में सवाल भी गलत लिखा है। देखिए हिंदी में क्या लिखा है, भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है। रीजनल पॉलिटिक्स प्ले इट्स रोल इन इंडिया एक्सप्लेन। रीजनल जो पॉलिटिक्स होता है, रीजनल जो मुद्दे होते हैं, रीजनल जो पार्टीज होती हैं, उनके मुद्दे जो होते हैं, ये एक्सप्लेन करना है इनको कि भारत की पॉलिटिक्स में किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। तमिलनाडु का मुद्दा रहता है, वहाँ पर तमिल भाषा को लेकर हमेशा एक कट्टरपंथ रहा, तो रीजनल पॉलिटिक्स है, वो भारत की राजनीति में कैसे भूमिका निभाती है इसके बारे में चर्चा करना था। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, उनकी अपनी अस्मिता को लेकर हमेशा रहता है, उनका जो रीजनल इशू है वो भारत की राजनीति में किस प्रकार से भूमिका निभाती है उसके बारे में बताना है। जैसे बिहार है अपना, बिहार में हमारे अपने रीजनल मुद्दे रहते हैं, समझ रहे हैं ना मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सोशल जस्टिस का रहता है, जातिवाद का मुद्दा रहता है, तो ये भारत की राजनीति में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं उसके बारे में आपको लिखना था। रीजनल पॉलिटिक्स प्लेड इट्स रोल इन इंडिया, प्ले इट्स रोल इन इंडिया, जो क्षेत्रीय राजनीति होता है उसकी भूमिका बताना है भारत में। छोटा लिखना था, एग्जाम्पल जितना अधिक आप यूज करते उतना अच्छा रहता है इसमें। भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रेस के आधार पर और अपनी आइडेंटिटी के आधार पर जो भारत में पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था। इसमें क्लियर हो गया होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर आप वेस्ट बंगाल का उदाहरण ले सकते थे, बिहार का ले सकते थे, नॉर्थ ईस्ट का, तमिलनाडु का, जम्मू कश्मीर में छोटी छोटी पार्टियाँ पहले हुआ करती थी उनके बारे में बता सकते थे। यही सब चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी। ओके, अगला सवाल क्या है? ये सवाल थोड़ा सा समझने में लोगों को दिक्कत आई होगी। क्या है ये कि भारत में संविधान में सकारात्मक निर्देश, देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, यही तो है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है भाई? सोशल और इकोनॉमिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र की बात तो इसमें नहीं होती। राजनीतिक लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं अधिकारों को लेकर। तो सोशल और जो आर्थिक लोकतंत्र एक चार्टर के रूप में है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चार्टर का मतलब क्या होता है? इसको संविधान के द्वारा दिया गया है चार्टर के रूप में कि आने वाली सरकारें इसको लागू करेगी। चार्टर का मतलब ही वही होता है कि ये लक्ष्य तय किए गए हैं कि इसको लागू करना है आने वाले समय में। सोशल और इकोनॉमिक लोकतंत्र की बात हो रही है। तो अब आपको क्या बताना था इसमें? जैसे सोशल लोकतंत्र क्या होगा कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए, बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था किया जाए, लोकल बॉडीज़ जो आर्टिकल 40 का हिस्सा है, क्या है वो, पंचायती राज वगैरह, उसकी स्थापना की जाए। इकोनॉमिक लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? स्त्री पुरुष को समान वेतन देना और फ्री में लॉयर उपलब्ध करवाना, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना, ये सब क्या हो गया? सोशल और इकोनॉमिक लोकतंत्र की स्थापना डीपीएसपी के द्वारा होती है। इसकी विवेचना करना था। इसमें सबसे आसान सवाल था, बस अगर जिनको समझ में नहीं आया होगा कि ये किस बारे में बात कर रहा है वो इसको लिखकर नहीं आ सकते थे। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति हाई कोर्ट की तुलना में कम है। हाई कोर्ट संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या कोई और भी अधिकार संविधान में दिया गया है, उन सब के आधार पर किसी भी आदेश, नियम, कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और 137 के तहत केवल मूल अधिकार, जो संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार हैं, उनका अगर उल्लंघन होता है तो उसका पुनरावलोकन कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब न्यायिक समीक्षा ही होता है। ओके, तो आपको ये बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो हाई कोर्ट की तुलना में कुछ उद्देश्यों को लेकर कम है, और उसी को आपको लिखना था। कुछ उदाहरण देना चाहिए था। एनजेएससी का उदाहरण दे देते, कितना अच्छा उदाहरण था, जिसको रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अभी इसी कारण से ये सवाल ही पूछा गया है आपसे, चर्चा में था काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए सवाल पूछा गया आपसे। बहुत ही अच्छा सवाल और कठिन सवाल था, लेकिन शॉर्ट में पूछा गया था। बिहार स्पेशल से एक बहुत ही खूबसूरत सवाल इन्होंने बनाया। क्या है सवाल
कि बिहार ने पिछले दशक में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। उदाहरण दीजिए। राजनीतिक संस्कृति का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर का क्या तात्पर्य है यहाँ पर? कि बिहार की राजनीति जो केवल जाति पर आधारित होती थी, उसमें डेवलपमेंट, समाज से जुड़े हुए मुद्दे, जैसे महिलाओं की भागीदारिता बढ़ी है, महिलाओं से जुड़े हुए कल्याणकारी योजनाएं लाई जा रही हैं, सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, महिलाओं को पढ़ाने के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है, दहेज को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। डेवलपमेंट आधारित राजनीतिक का प्रचलन बढ़ रहा है बिहार में। इसी के बारे में आपसे पूछा गया है, उसी के बारे में आपको लिखना था। सोच कर लिख सकते थे, ये पढ़ने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा कहीं भी नहीं आपको मिलेगा कि ये टॉपिक लिखा हुआ हो और आप उसको लिख कर आ जाएं। ये है कि आप कितना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं खुद को जो समाज में घटित हो रहा है, सरकार में घटित हो रहा है, देश में घटित हो रहा है उससे, और कितना ज़्यादा आप पारखी हैं, नज़रों आपकी कितनी तेज़ है नज़र, जिससे जो बिहार में पॉलिटिकल कल्चर बदला है उस कल्चर को आप अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसी पर आधारित ये सवाल पूछा गया था। पॉलिटिकल कल्चर जो चेंज हुआ उसी पर आधारित सवाल है। जैसे महिलाओं के बारे में बता सकते हैं आप, महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा पंचायत से लेकर विधानसभा स्तर तक के राजनीति में उनको स्थान दिया जा रहा है। उसके बाद तो बाकी एग्जाम्पल मैंने दिए ही हैं कुछ देर पहले। यही सब चीज़ों की चर्चा करनी थी। 7 नंबर का तो सवाल ही था, 1.5 पेज भी लिख देते तो काफ़ी ज़्यादा था, 1 पेज से थोड़ा सा ज़्यादा लिख दीजिए, बात खत्म हो गया। अगला है क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत देश में, क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिस्थापित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए। सबसे पहले क्या बोला है? रीजनल काउंसिल। इंटर स्टेट नहीं पूछा है महाराज, जो संवैधानिक है। अंतर्राज्यीय परिषद नहीं पूछा है, क्षेत्रीय परिषद पूछा है। दोनों में बहुत भारी अंतर है। कुछ दिन पहले ही बैठक हुआ था इनका, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा गया है। समझ में आ रही है चीज़ें? कब इसकी स्थापना की गई थी? 1956 में इसकी स्थापना की गई थी एक्ट बनाकर। तो वैधानिक संस्था है सबसे पहले। तो कितनी है भारत में? तो अभी भारत में 5 है करीब में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे गृह मंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। क्या करता है ये? लोकल इशूज, जो उस क्षेत्र के रिलीजन, उस क्षेत्र के कल्चर, उस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति, उस क्षेत्र के पॉलिटिकल स्थिति, उस क्षेत्र के सोशल स्थिति, उस क्षेत्र का इकोनॉमिक स्थिति, इसको लेकर चर्चा करते हैं गृह मंत्री जी। सिक्योरिटी से लेकर इकोनॉमी तक के क्षेत्रीय परिषदों में चर्चा होती है। वो क्षेत्र अपनी समस्या बता देते हैं, गृह मंत्री जो उसका केंद्र के स्तर से समाधान करने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रीय परिषद मूल रूप से यही काम करता है। आलोचनात्मक व्याख्या करने का वो आपको बोला गया है। इस चीज़ का विशेष रूप से हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का एंड वर्ड क्या है। सबसे लास्ट में जो वर्ड लिखा रहता है उसी पर सवाल को आधारित करके बनाया जाता है। एंड वर्ड पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस करना था। क्रिटिकल में क्या होता है? विपक्ष में भी पॉइंट आपको अच्छा खासा लिखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन को समाप्त कैसे करते हैं? एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ समाप्त करते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में पूछा गया है। ये आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा। कुछ दिन पहले ही बैठक हुई थी। न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आती। इस न्यूज़ में करंट अफेयर से पूछा गया था। ये भी करंट अफेयर से था, ये भी करंट अफेयर से था। ये तो DPSP, ये तो स्टैटिक पोर्शन से था अपना। अगले सवाल पर चलते हैं कि जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है। दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशक में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमज़ोर करता है? जाति पर आधारित जो सवाल हैं जाति पर, ये BPSC में इससे पहले भी पूछा गया है। जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है ना, कास्ट बेस्ड, उसके बारे में इससे पहले भी सवाल पूछे गए हैं। ओके, जातिवादी आधारित जो राजनीतिक प्रणाली है उस पर सवाल पूछे गए हैं और वहीं से इस सवाल को रिपीट करके थोड़ा सा चेंज जरूर किया है। क्या पूछा इन्होंने? कि पिछले दशक में किस प्रकार से इसमें बदलाव आया है। और अगला हिस्सा क्या था सवाल का? कि क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमज़ोर कर सकता है? तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि केंद्र सरकार में जो सरकार बनी है मोदी गवर्नमेंट की, ये 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए केवल कास्ट का फैक्टर नहीं हो सकता,
यानी कि कुछ लोगों ने कास्ट से ऊपर जाकर डेवलपमेंट के आधार पर भी वोट किया था इस गवर्नमेंट को। आप यूपी गवर्नमेंट का भी एग्जाम्पल दे सकते थे जहाँ पर एक तरफा वोट पड़ा था उनके पक्ष में। आप बिहार गवर्नमेंट का भी एग्जाम्पल दे सकते थे जहाँ पर डेवलपमेंट के पक्ष में बहुत सारा वोट पड़ा था। पार्टियां विचारधारा से उठकर डेवलपमेंट के मुद्दे पर एकजुट होती हैं और काम करने की कोशिश करती हैं। आपको इसको इसी से समाप्त करना था, क्वेश्चन के एंड इसी से करना था। शुरुआत आप कर सकते थे पिछले कुछ दशक के उदाहरण देकर अलग अलग, लेकिन आपको ये बताना पड़ता कि जाति आधारित जो राजनीति है वो विकास आधारित राजनीति धीरे धीरे बनती जा रही है। ओके, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। बाकी चीज़ें आपको सोच कर लिखने पड़ेंगी, इसमें किताब से पढ़कर आप इस सवाल का हल नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें, कुछ तो पैटर्न बन रहा होगा कि किस तरफ जा रहा है आयोग। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया केंद्र सरकार के। क्या है कि 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलें क्या हैं? भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के कुछ उपाय सुझाइए। भविष्य में भारत के व्यापार संबंध कैसे बढ़ सकते हैं? वैश्विक व्यापार कैसे बढ़ सकते हैं भाई? तो हम बहुत सारे देशों से FTA कर रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। ये उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। UAE ऑस्ट्रेलिया से 2022 में हमने FTA किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑस्ट्रेलिया संबंध मैंने पढ़ाया था। खैर छोड़ो, आ जाते अपने मुद्दे पर। तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको बढ़ाना पड़ेगा हमें, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट का कल्चर जनरेट करना पड़ेगा। बहुत सारे क्षेत्रीय जो MSME उत्पाद होते हैं उनका प्रचार प्रसार करके हमें विदेशों में बेचना पड़ेगा। इसी तरह से बन सकता है। बाकी तो आपको डेटा देखना पड़ेगा, और केंद्र सरकार का योजनाएं बहुत सारी हैं निर्यात को बढ़ाने के लिए, उसको पढ़कर जाके आपको इसको लिखना पड़ेगा। काफ़ी कठिन सवाल था, आसान सवाल बिल्कुल भी नहीं था। अगला सवाल क्या पूछा है, और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ 2 सवाल आपके पूछे गए हैं इसी पेपर में। दोनों सवाल जो हैं एक ही टॉपिक से पूछे गए हैं। क्या है कि ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फरवरी 2022 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में अखिल भारतीय औसत, फरवरी 2022 का करंट है ये। कब? फरवरी 2022। समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें? इम्पोर्टेंट करंट कभी कभी हो, पिछले 1 साल में कोई रिपोर्ट हो ख़ास तौर से, उसको ज़रूर पढ़ के नोट्स बना के रखने चाहिए। जब मैं बोलता हूँ पढ़े तो लोग मुझे मैसेज कर, सर मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। नहीं पढ़ा जा रहा तो उसका इलाज मैं थोड़ी ना कर सकता हूँ। क्या बोला? अखिल भारतीय औसत 85.91 के मुकाबले बिहार सेवा क्षेत्र में 53.71 टेली घनत्व है, मतलब टेलीफोन का घनत्व है, मोबाइल फ़ोन का घनत्व है, मात्र 53%, जबकि देश में 85 है। इस स्थिति के कारणों को इंगित कीजिए, इसका क्या प्रभाव है, स्थिति में सुधार के उठाए जा सकने वाले कदमों की जांच कीजिए। क्वेश्चन देखने में भारी भरकम लग रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन पता है क्या? दरअसल में आसान सवाल था ये। आपसे पूछा है कि बिहार में टेली घनत्व कम क्यों है? टेली घनत्व कम क्यों है, मतलब मोबाइल फ़ोन का घनत्व बाकी देश की तुलना में कम क्यों है? आप इसका कारण लिखना शुरू कीजिए। पहला, पहुंच, संसाधन तक पहुंच, अभी मोबाइल फ़ोन नेटवर्क सब जगह काम नहीं करते। दूसरा, गरीबी। तीसरा, पलायन। चौथा, जागरूकता और शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव। पाँचवा, सरकारी प्रयास नहीं किए गए इनको बढ़ाने के लिए। छठा, महंगाई। ऐसे ही 10 पॉइंट 12 पॉइंट लिखो बनाकर, लेकिन 38 नंबर में है तो लिखना थोड़ा सा कठिन होगा। और क्या बताना है आपको? ये बताना है कि कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। और आपको क्या बताना है? और भी बहुत सारे, पहले तो इस ट्राई के रिपोर्ट को ही लिखिए, क्योंकि 38 नंबर का लिखना है ना महाराज, तो ट्राई के रिपोर्ट को लिखिए पहले, डिटेल में क्या है क्या नहीं। उसके बाद बिहार में क्या है, उस क्यों नहीं है उसके कारणों को लिखिए। उसके बाद क्या लिखना है आपको कि समाधान इसका क्या है, उपाय। उपाय भी पूछा है आपसे, उपाय बता दीजिए इसके, बस बात ख़त्म हो गया। यही करना था इस सवाल में। सोच कर भी लिख सकते हैं बहुत सारा पॉइंट तो इसमें, लेकिन ट्राई करिए, रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। नीली अर्थव्यवस्था की पहचान, राष्ट्रीय विकास के 10 मुख्य आयाम। मोदी गवर्नमेंट ने नेशनल डेवलपमेंट के लिए 10 बिंदु बनाए थे कि हमें इन 10 क्षेत्रों पर काम करना पड़ेगा, तब जाके हम देश का विकास कर पाएंगे। उसी में से एक है नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था क्या होता है? समुद्र आधारित जो अर्थव्यवस्था होता है ना, समुद्र आधारित, उसी को क्या कहा जाता है बंधुओं? तो नीली अर्थव्यवस्था कहा जाता है।
समझ में आ रही है? अभी मैं दिखाने वाला हूँ, दूसरा PDF में दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। एक के रूप में की जाती है। उपयुक्त कथन के आलोक में अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाइए। क्या वे पर्याप्त हैं? बोलिएगा हाँ बिल्कुल पर्याप्त हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र और हैं जहाँ पर काम करने चाहिए। अब मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से काम करे भारत सरकार। उससे भी पहले कि ये सवाल क्यों पूछा गया, क्योंकि भारत सरकार ने बजट 2023-24 में इसका जिक्र किया है। नीली अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ योजनाओं को शुरू किया है। कौन कौन से कदम उठा रही है भारत सरकार? तो डीप ओशियन मिशन के बारे में आप लिख सकते थे। सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नॉर्वे कार्यबल, सागरमाला परियोजना, ओ स्मार्ट, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन, राष्ट्रीय मत्स्य नीति, नाविक क्या है, नेविगेशन प्रणाली बनाई है भारत सरकार ने समुद्री अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए ही। डीप ओशियन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का है, समुद्र में संसाधन की खोज करनी है, इससे जुड़े हुए मुद्दों को आपको बताना था। यही वो मुख्य योजनाएं हैं जो भारत सरकार चला रही है। और 2023-2024 के बजट में भी भारत सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं नीली अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, इसीलिए ये चीज़ चर्चा में था और आपसे सवाल पूछा गया है। नीली अर्थव्यवस्था वाला सवाल का आंसर मिल गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? कच्चे माल के आधार पर, सवाल को ध्यान से सुनना, बिहार को वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन और कृषि अलग अलग हैं, और खनिज आधारित उद्योगों में विभाजित कीजिए। उन उद्योगों की अवस्थिति को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखा चित्र द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या बोला है? स्केच ड्रॉ करके लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़, जो ये इंडस्ट्री हैं, जैसे बिहार बना लेते अपना बिहार तो हमेशा चौकोर बनाता हूँ मैं, पता ही है सभी को। ये बीच से गंगा जी बह रही हैं। आप बिहार अच्छा बनाते हो, मेरा ड्राइंग बहुत ही ख़राब है। अब आपको ये बताना है कि इसमें एग्रीकल्चर आधारित उद्योग कहाँ कहाँ पर विकसित हैं। जब मैं बोलता था कि भाई लोग बहन लोग, इसमें बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में उद्योग चैप्टर होता है, कल भी मैंने दिखाया था। उस उद्योग में कृषि आधारित उद्योग और बाकी उद्योग इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ लेना। उसमें मैप बनाकर भी दिया रहता है कि किस क्षेत्र में कौन से उद्योग हैं। दिया सलाई का उद्योग कहाँ पर है, और वन का उत्पाद का आधारित उद्योग कहाँ पर है, और क्या तीसरा क्या बोल रहा है कि खनिज आधारित उद्योग कहाँ पर है। तब फोटो बनाना शुरू करो, बोलो कि खनिज आधारित उद्योग इस क्षेत्र में है, वन आधारित उद्योग यहाँ पर भी मिल सकते हैं आपको, और यहाँ पर भी मिल सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग तो पूरे बिहार में ही मिलते हैं आपको छोटे मोटे, जैसे मिथिलांचल के क्षेत्र में आपको मखाने का उद्योग मिल सकता है। कृषि में मत्स्य पालन भी आता तो मत्स्य का उद्योग मिल सकता है। पटना के किनारे भी कोई उद्योग हो सकते हैं कृषि आधारित। इन सब के बारे में आपको बताना था। कुछ दिन पहले ही क्या हुआ है, बिहार के मोतीपुर मुजफ्फरपुर में फूड पार्क लगाने की योजना बनाई गई है। ब्रेवरेज फैक्ट्री लगाई जा रही है बरौनी में पेप्सी के द्वारा। तो ये भी तो कृषि आधारित उद्योग हैं, इनका कच्चा माल तो वही आलू प्याज चिप्स वगैरह होगा। इन सब के बारे में आपसे पूछा गया, और ये भी बोला है कि ये बिहार का मैप बनाकर, स्केच बनाकर हमें बताइए कि कहाँ पर कौन सा उद्योग है। तो जो आप रट के जाते थे कि रोहतास में डालमिया नगर सीमेंट उद्योग जो बंद हुए 50 साल हो गए हैं, 10-20 साल हो गए, वो जो आप रट के जाते थे उससे अब काम नहीं चलेगा। रटने वाला काम बंद हो चुका है। BPSC में तैयारी करना है तो ढंग से कीजिए। अगले सवाल पर चलते हैं। खंड 3 सेक्शन 3 जो था ये आसान था। कंपैरिजन करें अगर हम लोग बाकी चीज़ों से तो थोड़ा सा आसान था, क्योंकि साइंस से टेक के वही सवाल पूछे गए जिसकी पहले से थी उम्मीद कि ये पूछा जाएगा। क्या है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीकी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं? तकनीकी का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं? देश में जब हम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते हैं वही होता है स्वदेशीकरण। जैसे वंदे भारत का एग्जाम्पल दे सकते हैं, नाविक का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी बताया मैंने आपको। बहुत सारे हमने जैसे विक्रांत बनाए हैं, INS विक्रांत बनाया है, उसका उदाहरण दे सकते हैं। साइंस एंड टेक के अलावा डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं आप। इसरो का उदाहरण दे सकते हैं, इसरो में बहुत सारे काम किए हमने। उसके अलावा वैक्सीनेशन का उदाहरण दे सकते थे आप, वो भी साइंस एंड टेक में ही आता है। स्वदेशी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर से संबंधित उदाहरण दे सकते थे, बहुत सारे हम विकसित कर रहे हैं धीरे धीरे देश में। इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल आपको देना था। आसान सवाल नहीं था ये, थोड़ा सा सोचना था इसके बारे में, और पढ़ के जाके इसको आसानी से हल किया जा सकता था। अगला सवाल क्या है कि व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैंने पढ़ाया हुआ था कि भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि भारत इसमें कैसे साबित करना था, और परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सावधानियां भी लिखिए। ठीक है, इसको साबित कैसे करना था कि इसको साबित ऐसे करना था, एक तरफ लिखते कि भारत में ऊर्जा की डिमांड या मांग, ऊर्जा की मांग, और यहाँ पर क्या लिखते भारत में ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा की मांग लिखते कि मान लीजिए 100
मेगावाट, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, और उत्पादन हो रहा है 80 मेगावाट। 20 मेगावाट का शॉर्टेज है, पहले आप ये दिखा देते कि इतना मेगावाट का शॉर्टेज है डेटा के द्वारा, आंकड़ों के द्वारा। उसके बाद आप ये बताते कि भारत में परमाणु ऊर्जा को डेवलप करना चाहिए। क्यों डेवलप करना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या होता है कि तुलनात्मक रूप से वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा क्या होता है, रिलायबल सोर्स होता है। एक रिलायबल सोर्स के तौर पर आप बता सकते हैं पॉल्यूशन कंपेयर करें तो तुलनात्मक रूप से कम पॉल्यूशन होता है, ये बता सकते थे आप। फिर देश का एक मैप बनाते, भारत में कहाँ कहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, तारापुर महाराष्ट्र से लेकर कुडनकुलम परमाणु संयंत्र से लेकर नरोड़ा उत्तर प्रदेश तक के परमाणु संयंत्र को दिखा सकते थे तो बहुत ही अच्छा, 2-4 भी दिखा देते तो भी चल जाता। ओके, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको ये बताना चाहिए था कि इसको लगाने में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसे ऐसे जगह पर लगाया जाए जहाँ पर विस्फोट हो तो उसको ठीक है, उसको आपदा प्रबंधन के करके हम उसको मैनेज कर सकें। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी आबादी को नुकसान पहुंचाए, ऐसा ना हो कि जल स्रोत को नुकसान पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि भूमि में पॉल्यूशन फैल जाए। तो इस तरह की चीज़ों को आप बता सकते थे कि क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अगला सवाल जो इन्होंने पूछा है ये आपका करंट से रिलेट करके पूछा है। करंट से कैसे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने में ही, अप्रैल महीने में आई थिंक, ये टिप्पणी किया था कि भारत में अभी TN सेशन की ज़रूरत है। क्या बोला मैंने, भारत में अभी TN सेशन की ज़रूरत है। TN सेशन चुनाव आयोग के प्रमुख रहे हैं, 10वें प्रमुख 1990 के दौर में रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे सुधार किए पूरे भारत के लेवल पर। नेताओं के लिए नाइटमेयर के तौर पर थे क्योंकि उनका जो भी गुंडागर्दी था सब बंद करवा दी। जैसे बिहार में चुनाव है तो हम पुलिस लाएंगे नागालैंड से, ऑफिसर्स कहाँ से उठा के लेकर आएंगे, नागालैंड से। फोटो आधारित जो वोटर ID कार्ड होता है वो इन्होंने ही शुरू करवाया था। उसके बाद जो आपका क्या बोलते आचार संहिता को खूब अच्छे से लागू करवाना इन्होंने ही शुरू करवाया था। उसके अलावा क्या था कि जो बूथ कैप्चरिंग और बूथ को लूटने के कार्यक्रम होता था बिहार में अलग अलग सरकार के नेताओं के द्वारा, उसको इन्होंने ही बंद करवाया था। उसके बाद ऑफिसर्स को चेंज करना, ऑफिसर्स को उलटफेरी करना, किसी ऑफिस को हटा देना, किसी को लगा देना, बहुत ही अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज इलेक्शन जो हैं 1990 के बाद बिहार में शुरू हुए थे। TN सेशन का उनमें बड़ा ही योगदान रहा है। इसीलिए आपसे ये पूछा गया तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब भी पूछा जाए तो क्या बताएंगे, बूथ कैप्चरिंग और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो शुरू हुआ है वो TN सेशन के युग के बाद ही मुख्य रूपेण शुरू हुआ है। तो ये सब आप बता सकते थे। इसमें आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए थी। TN सेशन का सुधार अगर आपको पता है तभी इस सवाल को छूइए, वरना इसको रहने दीजिए, दूसरे सवाल को कर लीजिए। दूसरा सवाल आसान था। इसमें राज्यसभा की संरचना क्या है, कैसे काम करती है। संरचना का मतलब क्या होता है कि आपको ये बताना था कि भारत की राज्यसभा की संरचना अमेरिका से अलग है। अमेरिका में हर राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं, जो कि भारत में पॉपुलेशन के आधार पर अलग अलग राज्यों से अलग अलग संख्या प्रतिनिधि आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक हैं, 31 सीट है राज्यसभा का शायद, और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से एक है सभी राज्यों का। सबसे पहले संरचना ये हो गया। कार्य में आप क्या बता सकते थे, आर्टिकल 249 के बारे में बता सकते थे कि राज्य जो लिस्ट है, स्टेट जो लिस्ट होता है, उस पर अगर संसद को कोई कानून बनाना है तो राज्यसभा में ही शुरू किया जाएगा। उसके अलावा क्या बता सकते थे, अलग अलग समितियां हैं, जैसे लोक लेखा समिति जो होता है इसमें राज्यसभा का भी योगदान होता है, इसके बारे में बता सकते थे आप। उसके अलावा क्या बता सकते थे कि नए लोकसभाओं का जो सृजन होता है, अखिल भारतीय लोक सेवा का अगर नया कुछ सृजन करना है उसकी शुरुआत भी राज्यसभा में ही होगी। ओके, ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो उसको भी आप रेखांकित कर सकते थे कि यूपी में अगर सरकार बन जाती किसी भी पार्टी की तो उसका राज्यसभा में दबदबा थोड़ा सा हो जाता है, इसको कम करने की ज़रूरत है। राज्यसभा की सीटों का फिर से पुनर्बंटन होना चाहिए, फिर से पुनर्बांटने की कोशिश करना चाहिए, इसके बारे में आप बता सकते थे। और इसकी भूमिका के बारे में बता सकते थे कि जैसे राज्यसभा है उसकी सभी शक्तियाँ समान हैं, 2 ही मामलों को छोड़कर, एक आर्टिकल 249 और एक अखिल भारतीय सेवा और एक मनी बिल आर्टिकल 110 के तहत जो मनी बिल होता है उसमें बस उसकी शक्तियाँ कम हैं, बाकी किसी भी मामले में उसकी शक्तियाँ कहीं से भी कम नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। गति शक्ति योजना मैंने बताया था, पढ़ के जरूर जाना, इससे जुड़े हुए सवाल जरूर पूछा जाएगा। लॉजिस्टिक नीति 2022 सीधा उठा के पूछ लिया है, क्या है कैसे है बताना चाहिए। कुछ दिन पहले ही हमने इसकी चर्चा की थी कि लॉजिस्टिक नीति क्या होती है क्या नहीं।
अटल इनोवेशन मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। नीति आयोग का ये टॉपिक है, नीति आयोग इसको चलाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है देखिए यहाँ पर कि अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है। प्रमुख पहले क्या है, अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, इसमें स्कूल के छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाती है। अटल इनक्यूबेशन केंद्र, इसके बारे में आपका सवाल में जिक्र है। इसमें क्या है कि विश्व स्तरीय स्टार्टअप को बढ़ावा देना, इनक्यूबेटर मॉडल में एक नया आयाम जोड़ना, इनकी स्थापना की गई है। क्या है कि विश्व स्तरीय स्टार्टअप को बढ़ावा देना, और स्टार्टअप की चर्चा तो हर दूसरे दिन ही पेपर में हो रहा है आजकल। अगर जो लोग हमारे साथ न्यूज़ डिस्कशन करते हैं उनको पता होगा, डेली हम लोग दैनिक जागरण से न्यूज़ डिस्कशन करते हैं, जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। अटल न्यू इंडिया की चुनौतियाँ, मेंटर इंडिया मिशन, ये सब प्रमुख इसमें मिशन चलाया जा रहा है, नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है इसको। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2018-19 से ही चलाया जा रहा है इसको, 2018-19 से ही नीति आयोग इसको संचालित कर रही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कूल से लेकर और इनोवेशन तक सबको लिंक करती है ये योजना, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अगले सवाल पर चलते अब हम लोग। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि मेंटर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ये सब आपका उसी सवाल में था। अगला है कि बिहार में नगरीकरण का स्तर पर चर्चा कीजिए। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम से कम 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं उसके बारे में भी बताना है आपको। नगरीकरण एक पूरा का पूरा चैप्टर होता है आपके इकोनॉमिक सर्वे में, और जब मैं GS2 के लिए बता रहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें मैंने बताया था कि नगरीकरण वगैरह को ज़रूर पढ़ कर जाइएगा कि कैसे क्या शहरीकरण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ये पहले भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं BPSC में, कोई नया सवाल नहीं है ये। हाँ, लेकिन शॉर्ट में इन्होंने पूछा है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये अच्छा सवाल है और आसान सवाल भी है। बिहार नगरीकरण का स्तर पर चर्चा कीजिए, आप बता सकते हैं कि 15 पॉइंट समथिंग है बिहार इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट वाले के हिसाब से, यही तो है ना। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम से कम 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। नगरीकरण अपने यहाँ निम्न क्यों है, तो क्योंकि अभी ग्रामीण आधारित जो है अर्थव्यवस्था उसी का बोलबाला है। शहर उतने ज़्यादा डायनेमिक और अच्छे नहीं बने हैं जहाँ पर जाकर लोग बस सकें। अंतर ही नहीं महसूस होता जिला हेडक्वार्टर अपने गांव में, लोग बोलते इससे तो अच्छा मेरा गांव ही है, यहीं पर क्यों ना रहे, क्यों हम जाकर जिला हेडक्वार्टर में रहें। नगर ऐसा जो होता है वो पटना के अलावा बिहार में एज सच और कोई है नहीं, अगर जिसको नगर वाकई बोलें तो। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, इसके बारे में आपको बताना था इसमें। अगले सवाल पर चलते हैं। हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति, जिन्होंने पढ़ा है मेरे साथ, MCQ वगैरह भी करवाया था पिछले साल मैंने, उसमें मैंने इंडियन ओशियन डाइपोल की चर्चा की थी एक बार। इंडियन ओशियन डाइपोल IOD क्या होता है ये, देखिए भारत है, ओके, और ये पूरा हिंद महासागर है, ये पूरा, इसी में हिंद महासागर में कभी अरब सागर का पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और जिस समय अरब सागर का पानी ठंडा होता है बंगाल की खाड़ी के साइड का पानी गर्म हो जाता है। जिस समय अरब सागर का पानी गर्म होगा बंगाल की खाड़ी के साइड का पानी ठंडा हो जाता है। हिंद महासागर कंपेयर कीजिएगा, हिंद महासागर का पूर्वी भाग ठंडा होता है तो पश्चिमी भाग गर्म हो जाता है, पश्चिमी भाग ठंडा हो जाता है तो पूर्वी भाग गर्म हो जाता है। अब आप मुझे बताइएगा, आज ही न्यूज़पेपर डिस्कशन में मैंने बताया है कि जब हमारे यहाँ मानसून जो है वो कहाँ से आती है, इधर से होकर आती है। ऐसे पानी जब ठंडा होगा तब ज़्यादा वाष्पीकरण होगा कि जब गर्म होगा तब वाष्पीकरण होगा, तो जब गर्म होगा तब वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो हमारे यहाँ मानसून जो आएगी उसमें पानी अधिक आएगी, कम आएगी तो अधिक आएगी पानी, क्योंकि हवा अपने साथ पानी के अधिक मात्रा को ढोकर लाएगी। तो जब हिंद महासागर में इंडियन ओशियन डाइपोल होता है तो उससे मानसून जो है वो प्रभावित होता है। मानसून की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी हो जाती है, मानसून की क्वालिटी गिर जाती है। तो जब मानसून की क्वालिटी अच्छी होगी अपने देश में तो उत्पादन बहुत ही अधिक होगा। जब इंडियन ओशियन डाइपोल के कारण मानसून की ख़राब क्वालिटी हो जाएगी तो उत्पादन अपने यहाँ कम हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। पिछले साल सूखा पड़ा था भारत में, बिहार के क्षेत्रों में, उसमें इंडियन ओशन के डाइपोल का भले ही कोई भूमिका ना हो, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए था कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। जैसे अनलीनो, लाल लीनो आप लोग पढ़ के जाते हैं, उसी प्रकार से ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन से सवाल पूछा गया है इस बार, अभी तक नहीं पूछा गया था।
स्टैटिक पोर्शन से सवाल पूछा गया है। इस अनियमितता का भारत में खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब उत्पादन कम होगा तो अर्थव्यवस्था भी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहा जाता है। इंडियन ओशन डाइपोल क्लियर हो गया। जिनको ज्योग्राफी की समझ नहीं है वो इस सवाल को हल नहीं कर सकते थे। और जब अपने यहाँ मानसून अच्छी होती है तो ऑस्ट्रेलिया मानसून खराब हो जाता है, इंडियन ओशन डाइपोल के कारण ही। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भारत में ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन की व्यापकता और प्रभावों पर चर्चा कीजिए। इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की परीक्षण कीजिए। अभी मैंने ऊपर बताया था कि ट्राई का एक रिपोर्ट आया है जिस पर सवाल पूछा गया, उसी ट्राई के रिपोर्ट को इसमें लिख दीजिए। ग्रामीण और शहरी जो डेंसिटी है वो कितना है, क्यों डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रहा है गांव और शहर में, सुविधाएं ज़्यादा हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं रहता, कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल फ़ोन उपलब्ध नहीं है, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन नहीं है, कंप्यूटर की उपलब्धता नहीं है, वैसे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, जिस तरह से शहर में चलता उतना कमज़ोर गाँव में, उतना तेज़ गाँव में नहीं चल पाता है। तो ये सब अलग अलग मुद्दे लिखकर इसको आसानी से आप लिख सकते थे। शॉर्ट आंसर पूछा है, बहुत सारा सवाल लिखना था यार, हाथ थक जाता किसी का। मैं बोलते बोलते थक गया तो सोचो लिखते लिखते क्या हालत हुई होगी। इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर लिखिए। सीधा सीधा कंप्यूटर जुड़ा हुआ सवाल, एक ही सवाल पूछा है, इसलिए इसको लेकर पता चले कल से कोचिंग जाना शुरू कर दिया कंप्यूटर क्लासेस। इस तरह की हरकतें मत करना। बेसिक नॉलेज होना चाहिए, नई नॉलेज है तो छोड़ दो, सीधी सी बात है, लेकिन इसको लेकर अलग से ज़्यादा जोर मत लेना, एक ही सवाल पूछे जाते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवेन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार, ई शासन का अगला रूप है ये। क्या लिखोगे? सामाजिक स्तर पर कौन कौन से प्रौद्योगिकी काम कर रही है, आर्थिक स्तर पर, और उसके बाद से क्या बता सकते हैं आप, सोशल स्तर पर। सोशल तो सामाजिक बता ही दिया। और क्या लिखा है? प्रौद्योगिकी आधारित, जैसे 4G 5G, इनका क्या योगदान हो सकता है हमारी इकॉनमी में, बिहार की इकॉनमी में, उसके बारे में बताइए डिटेल में। ई शासन में कैसे, जैसे भूमि का डिजिटलाइजेशन किया है बिहार सरकार ने, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था ये। टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हो गया। और सरकार जो है वो DBT जैसे चीज़ों को अपना रही है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा चला जाता है। खाद आधारित चीज़ों के लिए अंगूठा ले रही है आजकल, तो देखा होगा अपने गांव घर में अगर आप रहते होंगे, इस चीज़ के बारे में भी लिख सकते थे। तो यही तो है बिहार के आधुनिकीकरण, और क्या है। लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन टेली डेंसिटी लिखकर आप इसकी आलोचना भी कर सकते थे। अगले सवाल पर चलते हैं अब हम लोग। अगला सवाल क्या पूछा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में लिखना है। बहुत ही आसान सवाल, बहुत सब पढ़ के जाते हैं। संगणक और संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, आम जनजीवन, सरकारी तंत्र के परिप्रेक्ष्य में भारत डेटा चोरी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। डेटा का चोरी हो जाता है। डेटा चोरी साइबर थ्रेट के उन विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए एवं इन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा इसे रोकने के प्रयास का वर्णन उपलब्ध तकनीकी संसाधन की सहायता से कीजिए। जो तकनीकी संसाधन आपके पास उपलब्ध है, केंद्र सरकार का एक श्री कृष्ण सिंह समिति बनाया गया था प्राइवेसी को लेकर, उसका जिक्र जरूर करना था इस सवाल में। अगर उसका जिक्र किया है तो ऑटोमेटिक आपको नंबर अधिक मिलेंगे। या भारत सरकार का जो IT एक्ट है, IT एक्ट 2000, उसका भी जिक्र करना था इस सवाल में, उसका भी जिक्र करके। और उसके बाद से भारत सरकार ने कुछ दिन पहले क्या किया है, और IT एक्ट बनाया है, IT एक्ट में संशोधन करके 2022 है वो बनाया है, तो उसके बारे में भी लिखना था। और डेटा चोरी क्यों होता है और क्या बोला है, केंद्र सरकार ने कौन कौन से उपाय किए इसके लिए, उसको बताना था आपको। तो ये पढ़कर आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। करंट अफेयर ड्रिवेन टॉपिक है ये, बहुत ही कठिन सवाल है, कोई आसान सवाल बिल्कुल भी नहीं था ये। अगला है, एक प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल की उपलब्धता का उद्देश्य एवं दूसरी ओर बढ़ती आबादी के कारण जल की कमी को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही केंद्रीय सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की विवेचना कीजिए। गंगा जल उद्वह योजना कहाँ गया भाई, लिखो इसमें। बिहार सरकार वाले मामले में, भारत सरकार के मामले में जो जल संरक्षण के लिए उपाय अपना रही है भारत सरकार, उसको लिखिए। बाकी नोट लिखना है तो आप लिख ही सकते हैं, आसान सवाल था ये तो तुलनात्मक रूप से, बाकी सवाल से कंपेयर करें तो थोड़ा सा आसान ही था। पेपर की अगर हम लोग बात करेंगे, काफ़ी कठिन स्तर का पेपर था निसंदेह। अगले वीडियो में जब हम पेपर लेकर आएंगे तो उसमें आपको मैं डिटेल में बता दूंगा कि किस तरह से कहाँ से पढ़ना चाहिए। और निबंध का एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को छोड़ना है, किसको पढ़ना है। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।